नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो अमित शाह के हुंकार और झारखंड में आर पार। तो गृह मंत्री अमित शाह झारखंड पहुंच गए। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मिशन झारखंड वो रेडी हो गया है, तैयार हो गया है और अब इंप्लीमेंटेशन भी दिखाई दे रहा है जमीनी स्तर पर। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह को कहा जाता है कि चाणक्य राजनीति की, और स्ट्रेटजी हो या चुनाव में कैसे उतरना हो, यह राजनीतिक इंजीनियरों और राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि उनसे बेहतर कोई समझता नहीं। और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब बीजेपी पूरे जोर शोर के साथ झारखंड के विधानसभा चुनाव में उतर रही, और बीजेपी इस विधानसभा चुनाव को कितने गंभीरता से ले रही है आप इस बात को समझिए। 18 जून को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में मीटिंग करते हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े स्ट्रेटजिस्ट इस मीटिंग में, इस बैठक में शामिल होते हैं। और इसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी और हेमंता विश्व शर्मा को सह-प्रभारी बना दिया जाता है, और फिर विधानसभा चुनाव में उनको तैयार कर दिया जाता है। और इस बात से समझिए कि 5 जुलाई से और 16 जुलाई तक 81 विधानसभा क्षेत्रों का तैयारी हो रही, और आज गृह मंत्री अमित शाह झारखंड पहुंचे गए। यानी कि बीजेपी पूरी तरह से स्ट्रेटजी बना रही है और पूरे जोर शोर के साथ वो विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। तो अब ये जो 5 महीने का समय बचा है ब्लूप्रिंट वाला, वो कैसे माहौल बनाया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मन मुताबिक परिणाम नहीं आया। अब विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर न बचे, इसलिए रणभेरी और हुंकार दोनों अमित शाह ने भर दिया है, और अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, और कौन कौन से मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमित शाह ने किया झारखंड चुनाव का शंखनाद, शिवराज ने बना लिया ब्लूप्रिंट, शाह ने भरी हुंकार, हुआ सियासी वार पलटवार। कई बार देखते हैं लोकतंत्र में विजय के बाद अहंकार आता है, विजय के बाद कई लोगों में अहंकार आता है। झारखंड में भी अभी ऐसे लोग बैठे हैं सत्ता पर, विजय के बाद अहंकारी हो जाते, परंतु पराजय के बाद अहंकार आया हो ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। तो आखिरकार झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान का शंखनाद हो ही गया। मंडल स्तर की कार्य समिति और पार्टी के तमाम मोर्चे प्रकोष्ठों के 26,000 से ज्यादा पदाधिकारी और सदस्यों की मौजूदगी में शाह ने हुंकार भरते हुए मिशन झारखंड को जीतने की हुंकार भर दी है। कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूं, इस चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और अकेली भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है, और पूरे इंडिया अलायंस को मिलकर भी 240 सीटें नहीं मिली है। किस चीज का अहंकार पालते हो आप, किस चीज? यानी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के ठीक बाद राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की मुहिम शुरू कर दी है। 18 जून को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के प्रमुख भाजपा नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की थी, जिसमें तय हुआ था कि अगले 5 महीने के चुनावी अभियान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। इसके लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्य में चुनाव प्रभारी और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। इन्हें टास्क सौंपा गया है कि लोकसभा चुनाव में जहां भी कमी रह गई है
वहां डैमेज कंट्रोल की रणनीति का ताना बाना बुना जाए, एक एक बूथ पर मिले वोट को ध्यान में रखकर काम हो। पिछले 3 हफ्तों के दौरान शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ने 3 बार झारखंड के अलग अलग इलाकों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पार्टी की ओर से पिछले 5 जुलाई को लेकर 16 जुलाई तक सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प सभाओं का आयोजन किया गया और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। ऐसे में अब शाह की झारखंड में मौजूदगी सियासी माहौल बनाने का काम कर रही है। भाई और बहनों, आपके माध्यम से मैं झारखंड की जनता को भी प्रणाम करना चाहता हूं, जोहार जताना चाहता हूं। 2014 हो, 19 हो, 24 हो, मोदी जी के नेतृत्व में आपने हमेशा हमारी झोली कमल से भर दी है। आपके प्यार के लिए आपको लाख लाख बार प्रणाम। इस चुनाव में हम 9 सीटें तो जीते हैं, मगर इसके साथ साथ 52 सीटों पर कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झारखंड की सरकार ने किया है। 81 में से 52 सीटें, उस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये बताता है कि आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनने वाली है। भाई जरा जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? और जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? मैं आज बताकर जाता हूं, कांग्रेस वालों, हेमंत सोरेन जी लिख कर रख लो, दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं। झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अभी अभी के लोकसभा चुनाव में न केवल झारखंड, देश भर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड समर्थन किया है। 60 साल के बाद इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी एक नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने का काम देश की जनता ने किया। वो नेता का नाम है हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और कौन कौन से मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं आपको बता देते हैं। प्रदीप सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता और एलन तिवारी कांग्रेस नेता, दीपक कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो एलन तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आज गृहमंत्री अमित शाह जी झारखंड पहुंचे, सुना आपने उन्होंने क्या कुछ कहा? जी सुन ले, सुना आपने जी। ये पूरी स्ट्रेटजी और जो तैयार हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये ब्लूप्रिंट जो तैयार हो रहा है, ये आगामी विधानसभा चुनाव की राह आपको आसान लगती है? अब हमको उत्तर देने दीजिएगा आदरणीय दुबे जी, बीच में टोका टोकी नहीं, क्योंकि बुलाते हैं डिबेट में। अभी जब से शुरू किया है 12 मिनट हो गया लगातार, या तो रिपोर्ट आपने सुनाया है या अमित शाह जी का भाषण सुनाया। तो अगर खाली भाषण बीजेपी का सुनाना हो तो कांग्रेस पार्टी को मत बुलाइए, सुनवाइए सिर्फ भाषण। तिवारी जी सुनिए, आप तो ये भाषणबाजी करने में लेकर चले गए। आप अपना गलती आपकी है, सबसे पहला मौका मैंने आपको दिया था। एलन तिवारी जी अपनी बात रखिए। तो किएगा, बोलने नहीं दीजिएगा फिर नहीं, हम हट जाएंगे। अरे एलन तिवारी जी बोलिए, आप अपने समय जाया कर रहे हैं और कुछ नहीं, बोलिए। देखिए, आपने रिपोर्ट में भी कहा अमित शाह जी की हुंकार और चित्कार, कहा ये नहीं था क्या लोकसभा में? लोकसभा में भी था, अबरी बार 400 पार। कहां चले गए? इन्होंने अभी एक बात कही कि विजय के बाद तो अहंकार देखा था, पराजय के बाद अहंकार नहीं देखा। 303 सीट से 240 पर आ गए, क्या इसे पराजय नहीं कहते हैं क्या? भी आपकी खूंटे खम्भे
महीने की सरकार चल रही है दुबे जी। दूसरी बात, 13 को देश भर में अभी उपचुनाव हुए, 11 को पर इंडिया गठबंधन जीता, लेकिन अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई और सुनाई उसमें ऐसा लगा कि सुनने वाले यही महसूस करेंगे कि पूरा भारतवर्ष का फील्ड और झारखंड का मैदान खुद है, बस भाजपा आई, दहाड़ लगाई और सारा सीट मिल गया। कहां थे? 12 से 9 कहने पर विवश हुए, 50 सीट पर इन्होंने कार्य कमल खिलाई। आदरणीय वाजपेयी जी कहा करते थे कि यह सीटों का खेल है, लोकतंत्र, यहाँ संख्या बल चलता है। वोट आपका कितना आया, मुंड ही मुंड दिखा, और जब बक्से खुले तो आप गायब हो गए। आप लगातार डाउन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार जब से देश में स्वतंत्रता मिली तब से लगातार कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी किसी कारण से भारत के लोगों ने इसको आउट किया था। आप 2 सीट पर चले गए थे, याद होगा आपको। 2 सीट से बढ़ते बढ़ते आदरणीय वाजपेयी जी, आडवाणी जी, जोशी जी, सुषमा जी के नेतृत्व में आपने मेहनत किया, परिणाम आपको मिला, वाजपेयी जी को नहीं। खूंटे खंभे की सरकार थी, आपको पूरी स्वतंत्रता दिया देश के लोगों ने, आपको अकेला बहुमत दिया, 303 सीट पर आ पाए। क्या कारण हुआ? अगर आप दहाड़ रहे थे, चित्कार, अब तो आपकी चित्कार सुनाई देती है। अगर दहाड़ते, आप चिघाड़ते तो 303 से आप 240 पर नहीं आते। और हमको तो आपने ऐसा कर दिया था कि आप कहते थे कि कोना में भारत की जनता, मोदी जी कोई नहीं होते कांग्रेस को कोना में बैठाने वाले। भारत की जनता ने हमारी पार्टी को कहा था कि आप इसके लायक नहीं हो, कोना में बैठो। तो 4 पर 44 सीट मिला था आदरणीय दुबे जी। हम अभी भारत यात्रा किए, हमारे नेता आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, और देश की जनता ने इतना चित्कार लगाने, चिघाड़ लगाने, हुंकार लगाने, अब की बार 400 पार अपने बोलना था अभी, जैसे उन्होंने कहा अब बार किसकी सरकार बनेगी? अरे बन ही रही है तो इतना क्यों चित्कार रहे हैं? हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान क्यों बुलाए गए? अभी शुरू है खेल। आप देखिएगा, भारत के केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी डेरा डाले, कुछ होने वाला नहीं है। आपकी इतनी जबरदस्त विदाई हो जाएगी इस बार कि आप नाम नहीं लीजिएगा, आप नारा जो देना है देते रहिए। ठीक है, डालिए। एक सेकंड, एक बार ओपनिंग ले लेते हैं एलन तिवारी जी, इसके पास मैं आपको आऊंगा। देखिए, मैंने आपको पूरा भरपूर मौका दिया और आपने ये जो पहले ये कहा कि आपने 15 मिनट का पैकेज दिखाया। सर, ये एक एल्गोरिदम होता है, उस हिसाब से चलता है, हायरार्की होती है, उस हिसाब से चलता है। अब आप ये बता दीजिए कि हम डायरेक्ट डिबेट शुरू करते, सर ऐसा नहीं होता है। तो आपका अपना थोड़ा जो आपने शुरुआत में 30 सेकंड भाषण दिया, अगर आप चाहते तो वो समय ले सकते थे। खैर, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप सिन्हा जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस बार विदाई होगी आपकी झारखंड से। 400 का नारा दिया था, कहां के खड़े हो गए वो, और वो कड़ी आपत्ति दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें साइड करने के चक्कर में थे भारतीय जनता पार्टी वाले और खुद ही पूर्ण बहुमत नहीं पाए। प्रदीप जी, जवाब दीजिए। देखिए, वो तो दिख रहा है राज्य की जनता के साथ जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। कल सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज किया गया, आज पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ है। और इन लोगों ने 2019 के लोग विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के लोगों से वादा किया था कि जो संविदा पर जिनकी नियुक्ति हुई है उनको हम नियमित करेंगे। तो वही बातें जब इनकी सरकार को याद दिलाई जा रही है, इनके नागवार की जगह हम उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, जिन लोगों ने इन पर भरोसा जताया, इनको मतदान किया, भारी संख्या में इनको सीटें मिली, अब आज उनके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। तो कल जब चुनाव होगा, देखिए प्रदीप जी, एलन तिवारी जी सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार विदाई होगी आपकी, क्योंकि आपने इसके पहले भी कई सिगुफा छोड़े हुए हैं। आपने वो 400 पार का जिक्र कर रहे थे बार बार, इसीलिए एलन तिवारी जी वो सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं कि आपकी विदाई इस बार तय होगी। ये जो स्ट्रेटेजी आप लोग बना रहे हैं कोई वर्क नहीं करने वाला है। प्रदीप जी, किसी दल के नेता में आत्मविश्वास हो तभी वो नारा देता है, और निश्चित रूप से अगर विरोधी दल के नेता के मन में आत्मविश्वास नहीं हो तो 100 का आंकड़ा ही पार नहीं कर पाता है। इसलिए जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं उनको ये देखना है कि जो मैनिफेस्टो में आपने वायदे किए लोगों से
कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, नौकरियां नहीं दे पाए तो उस स्थिति में आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, स्नातक को 5,000, स्नातकोत्तर को 5,500, तो वो भी नहीं दिया आपने। ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि जनता भी बेवकूफ नहीं है। लेकिन एक सेकंड, ये जो एलन तिवारी जी ये कह रहे थे अभी कि ये बात तो सच है कि इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोग को मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन डेंट तो लगा ना लोकसभा चुनाव में, उतनी सीटें आई नहीं जितना आप लोग कह रहे थे, तो वो जो एक बार जो डैमेज हुआ है उसको इस बार विधानसभा चुनाव में कंट्रोल करने की कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है। प्रदीप जी, देखिए जो नुकसान हुआ है उसका कोई इनकार नहीं कर सकता, लोकसभा में हमें नुकसान हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम सरकार की बनाने की स्थिति में नहीं होते। हमारे गठबंधन को पूरी बहुमत मिला और जहां तक पता है जो 99 सीट लाख इस तरह से उछल रहे थे पूरे भारत में, मानो इन्होंने लोकसभा का चुनाव ही जीत लिया, तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके बारे में उनकी मानसिकता अगर उतनी छोटी जीत पर संतोष व्यक्त करता हो तो उनके जीत उनके लिए मुबारक। लेकिन जहां तक विधानसभा चुनाव का प्रश्न, आगामी 3 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव हो जाना चाहिए, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से तैयारी में लगी हुई है। और जहां तक प्रश्न हमारे नेताओं का आना जाना, अगर किसी को आपत्ति है तो आपत्ति करता रहे। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, उनके भी कोई वरिष्ठ नेता प्रभारी बनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में चुनाव के दृष्टिकोण से। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास एलन तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड, पहले एक बार दीपक कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार इनसे भी ओपनिंग ले लेते हैं। दीपक जी, जिस तरह से बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, अब वो झारखंड पहुंचे हैं, यानी कि चुनाव की जो रणबीरी है वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो बच चुका है। विधानसभा चुनाव बीजेपी हल्के में लेने वाली है नहीं, क्योंकि 3 बार मतलब जो प्रभारी और सहप्रभारी हैं वो 3 बार दौरा और अब 81 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजन होने जा रहा है, यानी कि कार्यकर्ता से लेकर जनता से रूबरू होना शुरू हो गया है, यानी रणबीरी बच चुका है। ये चुनाव इतना आसान दिख रहा है क्या, मतलब दीपक जी? शिवम जी, जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए तो तैयारी तो अब शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस समय इन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा को चुनाव प्रभारी बनाया, सह प्रभारी, और जिस तरह का उन्होंने आके यहाँ पे बयान दिया, उसके बाद बाबूलाल मरांडी और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने बयान दिया, खासकर के आदिवासी की घटती संख्या और मुसलमानों की बढ़ती संख्या, यानी डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि चुनाव के मुद्दों पे बीजेपी लड़ने जा रही है। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास झारखंड में कोई ऐसा ठोस मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे वो हेमंत सरकार को बैकफुट पे ला सके। और एक मुद्दा था हेमंत सरकार को भ्रष्टाचारी साबित करने का, तो न्यायपालिका ने उनको जमानत देकर के सिद्ध कर दिया कि हेमंत सरकार ऊपर जो ईडी ने आरोप लगाया उसका कोई ठोस सबूत है नहीं और प्रथम दृष्टया वो आरोपी लगते नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है अभी जो है महागठबंधन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी बिल्डअप कंडीशन में है। और सबसे बड़ी बात, 5 आदिवासी लोकसभा सीट हारने पर इस बात का झटका बीजेपी को लगा है, क्योंकि आदिवासी यहाँ पर डिसीजनल कंडीशंस में है और लगभग सभी विधानसभा में आदिवासी है। तो ऐसे में अगर आदिवासी वोट को वो अपने तरफ नहीं कर पाते हैं तो ये जो 55 वाला जो दिखा रहे आंकड़ा वो विधानसभा में बहुत उथल पुथल हो जाएगा, वो गड़बड़ा सकता है। तो एक चुनौती तो बीजेपी के पास है और ये चुनौती कितना गंभीर है भाजपा के लिए, ये अमित शाह के इतने पूर्व आकर के झारखंड के धरती पे घोषणा करना कि किसकी सरकार बन रही है, वह एक टेस्ट ले रहे हैं यहाँ के लोगों से कि क्या यहाँ के लोगों का मन है, मंतव्य क्या है बीजेपी के प्रति। हाँ, 2-3 पॉइंट है जहाँ पे कि महागठबंधन बैकफुट पे जा रही है। जैसे कि भी रिसेंटली जो प्रदीप जी ने चर्चा किया कि सहायक पुलिस कर्मियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ वह निंदनीय, क्योंकि यही गलती रघुवर दास सरकार ने की थी। अभी अनुबंध कर्मियों की कई ऐसे अस्थायीकरण की मांगे हैं, सहायक प्राचार्य लोग वेतनमान की मांग कर रहे हैं, अस्थायी वेतनमान, बढ़ी हुई वेतनमान की, तो बहुत सारी चीजें को कि वो चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर प्रक्रिया जारी भी है। इसलिए मिला जुला करके देखा जाए तो महागठबंधन को तो नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत चैलेंजिंग है झारखंड में। और सबसे बड़ी बात शिवम जी मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड की राजनीति ये डेमोग्राफी में सेट नहीं होगी, क्योंकि आदिवासी समाज उस तरीके से नहीं देखता जिस तरीके से उसको बाबूलाल मरांडी दिखाना चाह रहे हैं या फिर हेमंत बिश्व शर्मा दिखाना चाह रहे हैं। ये आसाम नहीं है, यूपी नहीं है, ये झारखंड है। यहाँ का ज्योग्राफी अलग है, यहाँ के लोगों के सोचने के तरीके अलग है, तो उसको समझना होगा। यहाँ पे जो है आप
ठोस मुद्दों पे ही चुनाव लड़ सकते हैं। और सबसे पॉइंट वाला बात यहाँ पे ये है कि जो अभी तैयारी बाबूलाल के ऊपर जो तैयारी छोड़ी गई थी, भाजपा का जो वो विश्वास था, उस विश्वास पे वो खड़े नहीं उतरे, इसीलिए अलग से अब बड़े बड़े जो भी दिग्गज नेता है भाजपा के वो उतर रहे हैं। और जहां तक हुई चाणक्य वाली बात शिवम जी, वक्त में सभी चाणक्य, अभी कांग्रेस भी सत्ता में लंबे समय थी, उनके भी चाणक्य हुआ करते थे, बीजेपी के भी चाणक्य, लेकिन कहीं ना कहीं चाणक्य नीति फेल तो हुई है। अभी हाल में भी यूपी अभी पलट जाता वो तो किसी तरह संभाला गया है, लेकिन मामला अभी भी गड़बड़ है। तो ये देखना जरूरी है कि चाणक्य नीति कितनी कारगर होगी झारखंड विधानसभा में। ठीक है, ठीक है दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा। एलन तिवारी जी, आप मुस्कुरा रहे थे जब दीपक जी बोल रहे थे। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा है सर। अभी आप कह रहे थे कि हमने डेंट पहुंचा दिया झारखंड में। यह बताइए कि ये 3 बार, अगर आप लोकसभा चुनाव में जा रहे थे, हालांकि मैं विधानसभा का जिक्र कर रहा था, लेकिन आप लोकसभा में गए, ये 3 बार में कितनी सीटें आई एलन तिवारी जी आपकी? सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने। अभी आदरणीय प्रदीप जी के प्रश्नों का उत्तर दे दें, आखिरी में हम आपको इस क्वेश्चन को एलन तिवारी जी सीधे सीधे जवाब दीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन पे मैं आता हूं। पहले बताइए तीनों जोड़ के कितना सीट आई आपकी? सुनिए, मैंने प्रधानमंत्री का भी सुना है कि 545 में 100 में 99 नहीं आया। हम लोग ये सब सुने हैं। आज ये दिवस है कहने के लिए जिनको पप्पू कहते थे, जिनको राहुल बाबा शाहजादा कहते थे, वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, ये भारत की जनता का कमाल है। एलन तिवारी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने प्रधानमंत्री को सुना था तो राहुल गांधी जी को यह भी कहते हुए सुना था कि नहीं, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता और सरकार में नहीं आएगी, लेकिन आई ना एलन तिवारी जी। दुबे जी, मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू एलन तिवारी जी। सुनिए, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। शिवम दुबे जी सवाल कर लीजिए, जवाब सुनिए। अगर इस तरह टोका ठोकी करिएगा तो मैंने पहले नहीं। अरे एलन तिवारी जी, अभी हम मोनोलॉग थोड़ी हो रहा है कि आप अकेले बोलते जाए। क्रॉस क्वेश्चनिंग करने बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन करने बैठे, क्वेश्चन तो करेंगे एलन तिवारी जी। नाराजगी यही प्रॉब्लम होती है सर, मतलब 2 सवाल पूछो, मतलब एक बार कर लीजिए जी। बोलिए बोलिए। क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं नोट कर लेता हूं, एक बार करिए। हाँ। मैं उत्तर देने लगूं तो धैर्यपूर्वक सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो बाबूलाल जी मरांडी यहाँ के अध्यक्ष हैं, खेल किए बाबूलाल जी मरांडी, तो अब आए फिर उसके बाद प्रभारी तो मैंने सुना था, प्रभारी के ऊपर नहीं सुना था। 2 प्रभारी आए हैं, 5 सीट वहां लूज किए। अब आप जो 12 पर थे 9 पर आ गए। विधानसभा में आप हर जगह हारे हैं। देश में उपचुनाव हुआ, 13 में 11 सीट आप नहीं ले पाए, 2 सीट मिला है आपको। मैं ये निवेदन पूर्वक कह दूं कि ये जो आप कह रहे हैं, जो हुंकार कर रहे हैं गृह मंत्री दुबे जी, हुंकार नहीं है, ये चित्कार है। ये चित्कार है, चिल्ला रहे हैं। और सुनिए, जब गिरावट शुरू होता है, इन्होंने कहा 99 सीट आए। अरे हम तो सीढ़ियां चढ़े, आप तो लगातार गिर रहे हैं। आप घबराइए नहीं। हमको जैसा लगता है कि चुनाव आयोग ने जो घोषणा कर रखी है कि अलग के 3 राज्यों के साथ झारखंड का चुनाव होगा, इसका समय नवंबर दिसंबर में पूरा हो रहा था, लेकिन पहले चुनाव होगा। आप देख लीजिएगा 2 महीना से 3 महीना के बीच झारखंड का नक्शा साफ हो जाएगा मानचित्र पर। ये चित्कार लगाते रहे, दहाड़ और हुंकार लगाते रहे, जनता कुछ सुनने वाली नहीं है। 12 से 9 पर आ गए, लगातार इनकी गिरावट है। यूपी में इनका क्या हाल हुआ, ये मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की नहीं। ये बार बार तरह तरह के सिगुफा छोड़ते हैं। जब इनको अपनी बात कहनी चाहिए। ये जो गिर रहा है, जो गिरावट पर है, कांग्रेस इतना दिन से सरकार में थी। जब आपको मालूम है कि कांग्रेस 44 सीट पर सिमट गई, तो फिर राहुल बाबा अब बोले, अब कहा गए पप्पू और राहुल बाबा, अब समझा, आप वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जुबान पर लगाम लगाकर बोलना होगा, नहीं तो देश के लोग इस बार अगर कहीं जुबान फिसला दुबे जी
तो बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ठीक है। देश के लोग ठीक है, ऐसा एलएन उठा तिवारी के जी, ठीक है, पटकेंगे। मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप सिन्हा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिसे आप पप्पू कहते थे उन्होंने आपको पटकनी दे दी, अब वो संवैधानिक पद पर बैठे, जो भी बोलिएगा सोच समझकर बोलिएगा। ये मैं सुन रहा था उनको जी। अब प्रश्न जो अपने आचरण से इस तरह का व्यवहार से अपने आप को ये साबित करें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कहने की आवश्यकता नहीं है। एक जनमानस बन जाता है देश के अंदर, और जनमानस यही मानता था कि गुलाम अभी तिवारी जी गिना रहे थे, उनका बेहतर परिचय उचित था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं है। और जहां तक मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में क्या होगा, वो तो 3 महीने के अंदर जब चुनाव होंगे, हम जब दंगल होंगे चुनावी मैदान में होंगे, तब तिवारी जी को आशा दाल का भाव पता चल जाएगा। लेकिन प्रदीप जी, जो दीपक जी कह रहे थे, ये जो डेमोग्राफिक बदलाव वाली जो बयान बाबूलाल मरांडी की तरफ से आया, वो आपके सीनियर नेता हैं झारखंड के, उनकी तरफ से आया, क्या वो जो दीपक जी कह रहे थे कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर, जो ये तुष्टिकरण वाली राजनीति होती है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू किया जा रहा है या वाकई में कहीं पर सच्चाई है? देखिए, तो हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं है। अगर संथाल परगना के सीमावर्ती जो जिले हैं, वहां पर विदेशी आक्रांता आकर घुस रहे हैं, जिस तरह से उनका डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, इस बात को कोई इंकार कर सकता है क्या? ठीक है। कि वहां की बहु बेटियों से उन्होंने शादी की, उनकी जमीन है, उनके राजनीतिक अधिकार पर कब्जा किया, इस बात से अगर कोई इंकार कर जाए तो मैं समझता हूँ कि जो एफिडेविट दाखिल किया गया है उच्च न्यायालय के समक्ष, उसको सीधे कोर्ट से रिजेक्ट नहीं किया होता। ठीक है प्रदीप जी, देखिए समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदीप सिन्हा जी आपका भी, एलन तिवारी जी आपका भी, और दीपक कुमार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित शाह की हुंकार हो चुकी है झारखंड में, और अब विधानसभा चुनाव की जो राह है वो आपको और भी गर्म होती हुई दिखाई देगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे सियासी पारा सातवें आसमान पर ज्वार भाटा बनकर फूटना शुरू होगा। तो अब देखना यह है कि राह आसान होती है एनडीए यानी एनडीए के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए, यानी बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम के लिए, किसके लिए राह आसान होने वाली है, या ये लड़ाई और अभी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।